वो कहते हैं ना, जो बाहर वालों की सुनता है वो बिखर जाता है, जो स्वयं की सुनता है वो संवर जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपकी अपनी कमलेश आंटी आपके सामने हर रोज़ यूट्यूब पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेकर आएगी। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विषयों का सबसे इंटरेस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो, विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो, पॉलिटिकल सबसे इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, आप जैसे जानते ही हैं, अपने भारत के अंदर भी हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जीएस में जो एक अच्छी भूमिका निभाने वाला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस क्या है इसका अर्थ, और पॉलिटिकल के पीछे साइंस क्यों लगता है, पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल क्या है, और पॉलिटिकल साइंस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है। दोस्तों, इन सभी शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल तथा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि ये पॉलिटिकल क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे दोस्तों आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये राज्य व्यवस्था क्या है ये पॉलिटी का अर्थ। और सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं, ये पोली पोली पोली, और ये पोली क्यों है, ये पोली इन तीनों शब्दों में क्यों आ रहा बार बार, ऐसा क्या महत्व, तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं पोली दोस्तों ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला है, पोलिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है राज्य या शहर। ठीक, पोलिस शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला है, जिसका मतलब है राज्य या शहर। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे ये टीवाई क्या है। हमने पोली का अर्थ जाना, राज्य या शहर, तो टीवाई क्या है, राज्य व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या है, किसी राज्य की व्यवस्था को समझने से पहले, एक राज्य व्यवस्था शब्द को समझने से पहले हमको पोली यानी राज्य को समझना पड़ेगा। ये राज्य क्या है दोस्तों, राज्य शब्द यानी एक राज्य के 4 तत्व होते हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो दोस्तों हम जानेंगे ये 4 तत्व क्या है, और इनका एक राज्य बनने में क्या क्या योगदान है, क्या क्या महत्व होता है। राज्य के 4 तत्व हैं, 4 तत्वों से बनकर एक राज्य बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल, दूसरे पर जनसंख्या, और तीसरे पर हम बात करेंगे दोस्तों सरकार, और जो चौथा तत्व है दोस्तों वो है संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्षेत्रफल को भी आप जानते हो क्या होता है, जनसंख्या का अर्थ भी आप समझते हो, और सरकार का अर्थ भी आप समझते हो। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है संप्रभुता। ये संप्रभुता क्या होती है दोस्तों, संप्रभुता का अर्थ है जब किसी देश के नागरिकों या सरकार के द्वारा उस देश का आंतरिक या बाहरी विषय पर निर्णय लेने की शक्ति स्वयं के पास हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। दोस्तों, जिस राज्य के ये 4 तत्व, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चारों की व्यवस्था अच्छी हो, इन चारों का संतुलन अच्छा हो,
जिस राज्य का क्षेत्रफल भी अच्छा हो, जनसंख्या भी ठीक ठाक हो और सरकार भी अच्छे से चलती हो और वहाँ की संप्रभुता यानी स्वयं निर्णय लेने की पावर भी अच्छी हो दोस्तों, उसी को हम एक अच्छा राज्य कह सकते हैं। वही राज्य एक विकासशील राज्य हो सकता है या वही देश एक अच्छा विकसित देश हो सकता है जिस देश के अंदर ये चारों चीज़ अच्छी हो। क्यों आगे दोस्तों हम बात करते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस और ये जो अन्य शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। हमने पॉली का अर्थ समझा, यानी राज्य व्यवस्था का अर्थ समझा। अब हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है। दोस्तों आप जानते होंगे कि पॉलिटिकल के बाद साइंस शब्द क्यों जुड़ता है। दोस्तों वो दुनिया का कोई भी विषय क्यों ना हो जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जिस पर शोध किया जाता है, उसके पीछे अपने आप विज्ञान जुड़ जाता है। चाहे वह बायो हो, चाहे वह मनोविज्ञान हो, चाहे वह रसायन पर किया जाने वाला शोध क्यों ना हो, जैसे वह केमिस्ट्री होता है यानी केमिस्ट्री साइंस होता है। उसी तरह दोस्तों जब राजनीति पर रिसर्च स्टार्ट हुआ तो हमारी राजनीति के बाद भी विज्ञान शब्द जुड़ गया और हमारी राजनीति विज्ञान विषय बन गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्या है। पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीति। दोस्तों राजनीति से अभिप्राय है किसी राज्य को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नीति बनाई जाती है, उन नीतियों के अनुसार उस राज्य को चलाया जाता है जिसको पॉलिटिकल यानी राजनीति कहते हैं। और राजनीति का प्रयोग दोस्तों सिर्फ सरकार चलाने के लिए ही नहीं बल्कि वह हमारी जिंदगी का कोई भी विषय क्यों ना हो, चाहे वह बिजनेस हो या कोई भी कार्य है, हम किसी कार्य को करने से पहले एक राजनीति तैयार करते हैं, कुछ नीतियाँ तैयार करते हैं, उन नीतियों के समूह को ही हम राजनीति कहते हैं। अब आगे बात दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों किसी राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाने में संभालने में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान तो दोस्तों हम बात करेंगे कि ये संविधान क्या है। संविधान क्या है, क्या है संविधान का अभिप्राय। कुछ नियम, उपनियम तथा नीतियों सिद्धांतों के समूह से तैयार दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं, जिसके द्वारा हम किसी देश की सरकार को चलाने में योगदान देता है या बहुत महत्व होता है। वापिस सुनिए दोस्तों, किसी देश की सरकार को चलाने के लिए कुछ नियम, उपनियम, सिद्धांत तथा नीतियों का समूह से तैयार दस्तावेज संविधान कहलाता है। और संविधान दोस्तों दो प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक। लिखित मौखिक। तो दोस्तों हम बात करेंगे ये लिखित और मौखिक संविधान क्या है। जिन जिन देशों का संविधान लिखित नहीं है, मौखिक रूप से प्रयोग किया जाता है, उस संविधान को दोस्तों हम मौखिक संविधान कहेंगे। और जिन देशों का संविधान एक दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ है, एक किताब के रूप में लिखा हुआ है और उस संविधान के अनुसार देश को चलाया जाता है, उस देश के संविधान को हम दोस्तों लिखित संविधान कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं अपनी दुनिया के कुछ देशों का कैसा संविधान है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं अपने भारत तथा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिनका संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान किनका है, भारत, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मौखिक संविधान दुनिया के किन किन देशों का है। सबसे पहले दोस्तों वो देश है ब्रिटेन। उसके बाद है सऊदी अरब। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे श्रीलंका, सऊदी अरब, ब्रिटेन जैसे देशों का दोस्तों संविधान मौखिक संविधान तथा और भी कई देश हैं जिनका दोस्तों मौखिक संविधान है। उन सब पर चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल साइंस से सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस विषय में क्या क्या आता है, इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं संविधान पर कि ये संविधान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है। दोस्तों संविधान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अधिकार। ये अधिकार क्या है, अब हम बात करते हैं अधिकारों पर। अधिकार शब्द का क्या अर्थ है, अधि प्लस कार, ये अधि क्या है और अकार क्या है। अब हम बात करते हैं अधिकार क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अधिकार चार प्रकार के होते हैं और वो चार प्रकार हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक
अधिकार। नंबर दूसरा मानव अधिकार, मानव अधिकार। और नंबर 3 है दोस्तों प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार और कानून अधिकार, कानूनी अधिकार। और नंबर 4 पर है दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है और ये मौलिक अधिकार क्या है। दोस्तों प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी सुनना, खाना, सोना, पीना, उठना बैठना, ये दोस्तों हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और ये अधिकार हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सरकार या किसी भी पावर से हमें नहीं मिलते या किसी संविधान से नहीं मिलते, बल्कि जन्म से ही प्रकृति से हमें ये अधिकार प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों के बिना एक मानव जीवन असंभव है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मानव अधिकार। क्या मानव अधिकार स्टार्टिंग से है? नहीं दोस्तों, सन 1948 में मानव अधिकार यूएनओ ने दिए। और यूएनओ ने दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव अधिकार किसने दिए? यूएनओ ने 1948 में, यूएनओ ने 1948 में। दोस्तों हम बात करेंगे क्या यूएनओ ने सिर्फ एक देश को मानव अधिकार दिए? नहीं दोस्तों, यूएनओ ने विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को, नागरिकों को मानव अधिकार दिए। मानव अधिकार किसी एक देश के नागरिक के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी यूएनओ पर। ये यूएनओ क्या है? ये यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों यूएनओ का हेडक्वार्टर यूएसए यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और इसके जो वर्तमान में हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस। और दोस्तों एक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूयॉर्क को किस और वाक्य से जाना जाता है? दोस्तों न्यूयॉर्क को चूमती हुई इमारतों के नाम से भी जाना जाता है। आकाश को चूमती हुई इमारतों के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वो शहर है दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क। ऐसे ही हम छोटे छोटे जब भी कोई इम्पोर्टेंट वाक्य याद आएगा या कोई इम्पोर्टेंट शब्द हमारे सामने आएगा, उससे संबंधित और भी हम बातें आपको बताएंगे। अब दोस्तों हमने बात की मानव अधिकारों पर, अब हम बात करते हैं कानूनी अधिकार क्या है। दोस्तों जब किसी देश की कानून हमें अधिकार देती है, उन अधिकारों को हम कानूनी अधिकार कहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम मौलिक अधिकार क्या है। दोस्तों किसी देश की सरकार अथवा कानून या संविधान में जो लिखित होते हैं या किसी देश के कानून द्वारा दिए गए अधिकार भी एक तरह के मौलिक अधिकार होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार जब कानून के द्वारा ही दिए जाते हैं तो इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और जो कानूनी अधिकार हैं उनमें क्या डिफरेंट है। दोस्तों जो कानूनी अधिकार होते हैं वो कभी भी हमसे लिए जा सकते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमसे कभी लिए नहीं जा सकते। दोस्तों जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, यदि सरकार हमसे कभी भी लेती है, उनका अनन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो वो आर्टिकल कौन कौन सा है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, जिसके अंदर दोस्तों 5 रिट जारी की गई हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास। और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226, किसी व्यक्ति, किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह हाई कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कहीं भी नहीं जा सकता। न तो वह हाई कोर्ट के पास जा सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अब हम दोस्तों हमने कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार के अंतर को जाना, डिफरेंट को जाना, इनके अर्थ को जाना। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार सबसे पहले किसने दिए, क्या है ये और इनका क्या महत्व है, और हमारे भारत ने कब दिए, और उसके बाद
पहले नंबर पर किसने दिए, दूसरे पर किसने दिए और तीसरे पर किसने दिए। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। दोस्तों, मौलिक अधिकार देने वाला